नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं कक्षा 7 का ये बुक है हमारी दुनिया, यानी भूगोल है ये। तो हम लोग आज अध्याय 5 को पढ़ेंगे। क्या है? बिन पानी सब सून, मतलब बिना पानी का सब कुछ बेकार है। अगर पानी नहीं है आपके जीवन में तो आपका एक भी पल जीना या एक भी कोई कार्य करना बहुत ही मुश्किल होता है। ना आप फसलें उगा पाएंगे, ना पेड़ पौधे होंगे, ना आप जीवित रह पाएंगे, ना आप स्नान कर पाएंगे। तो पानी के बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल है। इसी पे आधारित ये आज का पाठ्य है। तो देखते हैं कि आज के पाठ में क्या कुछ कहा गया है। सभी बच्चों के बस पे बैठते ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी और बस चल पड़ी। ड्राइवर ने टेप रिकॉर्डर पर गाना चला दिया। गाना बजने लगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। क्या है कहानी कि सभी बच्चे कहीं जा रहे हैं तो ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया और बस में गाना बजने लगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। ये बहुत पुराना गाना है, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो आप सुन लेंगे तो पता चल जाएगा। सभी बच्चे भी साथ में गाने लगे। गाना समाप्त होते ही अनुसुईया मैडम, अनुसुईया नाम है किसी मैडम का, ने कहा, पानी पर गाना तो सुन लिया आपने, मैं आपको पानी की कहानी सुनाती हूँ। ये जो गाना बज रहा था बस में वो तो बच्चों ने सुन लिया। अनुसुईया मैम ने कहा कि ये गाना तो आपने सुन लिया, लेकिन पानी की कहानी मैं सुनाती हूँ। सभी बच्चे चौंक पड़े, आश्चर्य से सभी बच्चे चौंक पड़े कि पानी की कहानी, मैडम जल्दी सुनाइए। मैडम को बोला गया बच्चों के द्वारा कि मैडम जल्दी सुनाइए। मैडम कहने लगी, यह कहानी पुराने ज़माने की नहीं है, यह कहानी आने वाले दिनों की है। कहानी हम लोग जब भी कभी सुनते सुनाते हैं तो वो कहानियाँ बीते समय का होता है, यानी पीछे की कहानी होती है। लेकिन ये मैडम जो कहानी सुनाने जा रही है ये क्या कह रही है कि यह कहानी आने वाले दिनों की है, यानी जो दिन अभी मेरे पास नहीं आए हैं उन दिनों में पानी को लेकर के कुछ मैडम कह रही हैं। क्या कह रही हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये कहानी एक अनोखी कहानी है कि आने वाले दिनों के बारे में, यानी भविष्यवाणी कर रही है मैडम। क्या है भविष्यवाणी? अब देखिए, बबलू ने आंखें फैलाकर कहा, आने वाले दिनों की कहानी। बबलू नाम का कोई बच्चा है जो उस बस में वो भी सफ़र कर रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि आने वाले दिनों की कहानी। मैडम बोली, हाँ, आने वाले दिनों की कहानी। मैडम ने पूछा, आपने पेट्रोल पंप देखा है ना, जहाँ से गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भरे जाते हैं? सबने कहा हाँ। मैडम कहने लगी, आने वाले दिनों में शहरों में या सड़कों के किनारे इसी तरह के पंप खुलेंगे, लेकिन वहाँ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पानी दिया जाएगा, वह भी माप कर लीटर के हिसाब से। इसके लिए राशन कार्ड भी होगा और पैसे भी लगेंगे। मैडम ने क्या कहा कि आने वाले दिनों में जिस तरह आप पेट्रोल पंप देखते हैं सड़कों के किनारे, उसी तरह से आने वाले दिनों में क्या होगा कि वाटर पंप लगा होगा और वहाँ लोग जाएंगे अपना डब्बा लेके और वो उसमें पानी भरेंगे और फिर उसका पैसा देंगे और वो अपने इस्तेमाल के लिए पानी लाएंगे। यूँ तो अभी आप खुद देख पा रहे होंगे कि जब आप सफ़र में जाते हैं तो आप बोतल बंद पानी खरीदते हैं, छोटा बोतल, बड़ा बोतल। आप अपने घर में पानी पीने के लिए, बिसलेरी पानी पीने के लिए डेली आप बड़ा वाला बोतल का जार खरीदते हैं। ये शहरों में हो रहा है, अभी गाँव में ऐसा नहीं है, लेकिन शहरों में अभी ये सब चीज़ होने लगा है। लेकिन जब आप सफ़र पर जाते हैं तो आप पानी का बोतल खरीद के ही पानी पीते हैं। 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया लीटर के हिसाब से वो बोतल आपको मिलता है और आप उस पानी को पीते हैं।
अब ये क्रियाकलाप है, आपके आसपास कौन सी नदियाँ, तालाब या अन्य जल स्रोत हैं, उनकी सूची तैयार कीजिए। अब आपके आसपास में जो जल का स्रोत होगा, जो माध्यम होगा, स्रोत का मतलब माध्यम होता है, तो आपके पास जल का जो स्रोत होगा, माध्यम होगा, उन स्रोतों का नाम लिखेंगे। या तो नदी होगी, या फिर तालाब, या फिर और भी कुछ जो स्रोत होंगे, पानी कहाँ से आपके पास आते हैं, वो आप उसको नोट करेंगे। अब देखिए ऐसा क्यों, ये सबने कहा कि इस तरह से क्यों होगा कि जिस तरह हम अभी पेट्रोल और डीजल पंप से खरीदते हैं, उसी तरह हम पानी क्यों खरीदेंगे। तो इस पे मीना तुरंत बोली, अरे इतना भी नहीं जानते, पीने लायक पानी काफ़ी कम होगी और पानी की ज़रूरत तो सभी को होती है। पानी के लिए हम झगड़ा ना करें, इसलिए यह व्यवस्था बनाई जाएगी। ये मीना नाम की कोई बच्ची है, पढ़ने वाली छात्रा है, उसने क्या कहा कि पीने लायक पानी काफ़ी कम होगी और पानी की ज़रूरत सभी को होती है, इसलिए हम लोग आपस में झगड़ा ना करें, इसलिए पानी की व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन पानी की कमी कहाँ है? इतनी नदियाँ, तालाब, नहरें, कुएं, नल, समुद्र तो हैं, ऊपर से बरसात, इनसे तो पानी मिलता ही है। शिल्पा बोली कि जब मीना ने कहा कि पानी की कमी के कारण ऐसा होगा कि पंपों पे पानी उपलब्ध कराया जाएगा और हम लोग आपस में झगड़ा ना करें, इसलिए ये व्यवस्था बनाई जाएगी, तो शिल्पा क्या बोली कि नदियां हैं, तालाब हैं, नहरें हैं, कुएं हैं, नल हैं, समुद्र हैं, तो हैं ही, ऊपर से बरसात में भी पानी होता है, तो इससे तो पानी मिलता ही है। लेकिन बरसात हमारे यहाँ सालों भर तो होती नहीं है। ये सीमा बोली कि बरसात तो हमारे यहाँ सालों भर नहीं होती है। हाँ, ये बात तो है। ये किसने बोला? शिल्पा ने बोला। अब मैडम बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। ये सभी बच्चे, मीना, शिल्पा और फिर सीमा जो आपस में बातें कर रही थी, इन बातों को सुन के मैडम मुस्कुरा रही थी। उन्होंने टोकते हुए कहा, यही तो बात है बच्चों, पृथ्वी पर कुल 71% जलमंडल है, यानी 71% जलमंडल है, जिन्हें नक्शे पर नीले रंग से दिखाते हैं, लेकिन इतना पानी हमारे पीने लायक है ही नहीं। ये जो आप मैप देख पा रहे हैं, ये जो संसार का जो आप नक्शा देख पा रहे हैं, इसमें से ये जो उजला वाला भाग है, ये आप मान के चलिए पृथ्वी है, ये देश हैं। लेकिन ये जो नीला वाला भाग है, जो आसमानी कलर का भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये सबका सब समंदर है, सबका सब पानी है। यानी इस पृथ्वी पर 71% पानी ही है और शेष जमीन है। मैडम, हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं, ये रंजू बोली। हाँ, हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं, मैडम ने समझाते हुए कहा। उपलब्ध कुल जल का सिर्फ 0.3%, ये जो 71% जल है, इसका सिर्फ 0.3% पानी का उपयोग ही पीने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर सकते हैं, क्योंकि शेष जल जो है वो क्या है? शेष जल महासागरों, बर्फ छत्रक, भूमिगत जल, झीलों, नदियों, जलाशयों, वायुमंडल आदि में समाहित है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से दोहन व प्रयोग संभव नहीं है। उन्होंने अपने पास के से किताब निकाल कर बच्चों को दिखाई, जिसमें तालिका बनी थी। क्या है कि ये जो 71% पानी है, इसमें से हम लोग कितना सा पानी पीने या लायक उपयोग कर पाते हैं? 0.3%। ये महासागर में पानी है, बर्फ छत्रक हैं, भूमिगत जल हैं, झील, बड़ा सा पानी का जो भाग होता है, जो चारों ओर पहाड़ों से घिरा होता है और बीच में वो पानी होता है, उसको झील कहते हैं। नदियाँ, जलाशय, वायुमंडल आदि में समाहित है। अब इस चलती हुई बस में हम सबके पीने के लिए सिर्फ इन्हीं 2 थर्मसों में तो पानी है। जुबैदा थर्मस सामने करते हुए बोली।
हाँ मैडम बोली, इस थर्मस में शुद्ध व मीठा पानी है, उसी से प्यास बुझ सकती है। बाहर देखो, उस पुल के नीचे पानी बह रहा है, क्या आप इसे पीना चाहेंगे? मैडम ने पूछा। नहीं, सभी बच्चों ने एक साथ कहा। मैडम ने क्या पूछा कि पीने लायक पानी जो है वो मीठा पानी है जिसको हम लोग पीते हैं। लेकिन मैडम ने कहा चलती हुई बस से बच्चे को बाहर देखने के लिए कहते हुए कि देखो कि नाले से पानी बह रहा है, क्या वो गंदा पानी हम लोग पीते हैं? सभी बच्चों ने एक साथ कहा नहीं, हम लोग जब भी पानी पीते हैं तो हम लोग क्या साफ स्वच्छ पानी को पीते हैं, गंदा पानी नहीं पीते हैं। तो वो जो गंदा पानी है वो हमारे पीने लायक नहीं है, यह पानी तो गंदा है, देखो इसमें कितनी गंदगी बह रही है। मैडम ने समझाया, ठीक वैसे ही पृथ्वी पर जितने भी जल स्रोत हैं हम उन सभी के जल पी नहीं सकते, अर्थात वह पानी हमारे प्यास बुझाने के काम नहीं आ सकती। इस जल को साफ करने के ही बाद पिया जा सकता है। यहाँ पे इस जल को साफ करके ही पिया जा सकता है, ठीक है। तो मैडम ने क्या कहा कि ये जो गंदे पानी है इसको हम डायरेक्ट तो नहीं पी सकते हैं, इसको हम साफ़ करेंगे उसके बाद पिएंगे, और जब साफ़ करके पिएंगे तो साफ़ करने में इसमें पैसे खर्च होंगे, वो भी परेशानी है। हाँ मैडम, तभी तो मैं जल बहुत सोच समझकर खर्च करती हूँ, ये जुबैदा बोली। क्या करना चाहिए हम लोगों को? ये जो पानी है, ये जो जल है, हम लोगों को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, स्नान करने जाते हैं, चापाकल से या नल से पानी खोल के ले रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, शरीर पे डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। मीना ने कहा, बरसात से हमें खूब मीठे जल मिलते हैं, लेकिन वो जल भी हम रोक नहीं पाते। बरसात में हमें जो जल प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है बरसात से, वो मीठे जल होते हैं, लेकिन हम उनको संग्रहित नहीं कर पाते हैं, हम उनको संजोग नहीं पाते हैं, हम उनको इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, हम उनको सुरक्षित रख नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरे पास उसको सुरक्षित रखने का साधन नहीं होता है। बरसात के जल हमारे छतों से गिरकर नालों, खेतों, नदियों से होता हुआ समुंदर में जाकर मिल जाता है और फिर खारा हो जाता है। समंदर का पानी खारा है, नमकीन है। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी नलियों से खेतों में, खेतों से नदियों में, और नदियों से होते हुए वो समुंदर में जाके मिल जाता है और फिर वो खारा पानी बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिन आप भी विद्यालय मोहल्ले में जागरूकता रैली निकालिए और जल संरक्षण पर चर्चा कीजिए। 22 मार्च को क्या होता है? जल संरक्षण मतलब पानी को सुरक्षित रखने का, पानी को बचाने का, पानी को बर्बाद होने से बचाने का दिवस मनाया जाता है। तो आप भी अपने आसपास लोगों को जब देखें कि कोई पानी को बर्बाद कर रहा है तो आप उन्हें उस पानी की महत्वता को बताएं, वो पानी कहाँ से आता है उसको बताएं, और फिर जब वो पानी स्रोत खत्म हो जाएगा तो आने वाली समस्याओं से भी उनको अवगत कराएं। और आप ये कोशिश करें कि जब भी कहीं पानी बर्बाद होता आप देखें तो उसको जरूर सुरक्षित करने का प्रयास करें। और पीने लायक नहीं रह जाता है, जब समंदर में पानी चला जाता है तो वो फिर पीने लायक नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसमें नमक की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक कह रही हो मीना, मैडम बोली। देखो, नदियों, तालाबों और बरसात का पानी सूर्य के ताप से भाप में बदलकर आकाश में चल जाता है, फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर जहाँ तहाँ बरसता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र किसको कहते हैं? जो धूप की गर्मी से, सूर्य की गर्मी से पानी गर्म होके भाप बन के और आसमान में उड़ के चला जाता है और फिर बारिश के द्वारा वो फिर से ज़मीन पर आता है। तो ये एक जल चक्र है, ये रिसाइकलिंग होते रहता है। इसको क्या कहते हैं? जल चक्र। बबलू बोला, इसका मतलब यह है कि सागरों का जल ही वाष्पित होकर बरसात के माध्यम से हम तक बार बार पहुंचता है। हाँ, सबने सहमति में सिर हिलाई। क्या होता है कि जो भी वातावरण में
जितना भी बाहर पानी है इस पृथ्वी पर, या आप कपड़ा खींचते हैं तो जो आप कपड़े को सूखने देते हैं तो उस कपड़े में जो पानी है, या आपके खेतों में जो पानी है उसमें कुछ पानी तो ज़मीन के अंदर रिस के धीरे धीरे चला जाता है, और कुछ पानी धूप लगने से, गर्म होने से भाप बन के वो ऊपर आसमान में चला जाता है, और फिर जब उसको वो ठंड होता है तो वो बारिश के रूप में फिर से ज़मीन पर पुनः आ जाता है। और जो पानी ज़मीन के अंदर रिस के जाता है उसी पानी को हम फिर पंप के द्वारा या कुएं के द्वारा प्राप्त करते हैं। चापाकल, कुएं आदि का पानी बेकार में बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। मैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि नल की टोटी खुली ना रह जाए और पानी बेकार ना बहता रहे। इस बार मुकेश बोला, क्या देखिए क्या कहा कि चापाकल, कुआं का पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप जहाँ तहाँ देखते हैं नल का पानी खुला रहता है। अभी अभी बिहार में नीतीश जी नल जल की योजना को बड़ा ही ज़ोर शोर से चला रहे हैं, हर किसी घर को नल जल दे रहे हैं, लेकिन हर नल जल की स्थिति यही है कि उसका टोटी खुला ही रहता है, और जहाँ पे टंकी है वहाँ पे मोटर चलता ही रहता है और पानी बर्बाद होता ही रहता है। तो जहाँ कहीं भी आप हैं और आप इस बात को सुन रहे हैं तो कम से कम आप पानी को सुरक्षित करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसके लिए आप अपने ग्राम प्रधान को, आपके वार्ड सदस्य को आप इस चीज़ के लिए सूचित जरूर करेंगे कि जल को सुरक्षित किया जाए। हाँ, हम सबको ऐसा करके पीने योग्य पानी को बचाना चाहिए, इससे भूमिगत जल का स्तर भी बना रहता है। मैडम बोली, ये जल स्तर क्या होता है, जरा हमें भी तो समझाइए। इस बार सवाल बच्चों ने नहीं, बस के खलासी ने पूछा था। जब मैडम ने कहा कि हमको भूमिगत जल को बचा के रखना चाहिए, तो खलासी ने क्या पूछा कि ये जल स्तर क्या होता है। मैं बताऊं? बबलू उत्साहित होकर बोला। हाँ हाँ बताइए, खलासी बोला। बबलू कहने लगा, बरसात का कुछ जल रिस कर धरती के अंदर जाता है, जहाँ वह मिट्टी की परतों, चट्टानों की छेदों में फैल जाता है। धरती के नीचे फैलकर ये जल क्षेत्र बना लेते हैं। उसी जल के ऊपरी सीमा को जलस्तर कहते हैं। जलस्तर क्या होता है कि ज़मीन के नीचे बरसात से और तालाब से, नदियों से, नालों से, यानी इस ज़मीन के ऊपर जब पानी है, खेतों में जब फसल उगाई जाती है तो उस समय पानी दिया जाता है। कुछ फसलें ऐसी होती है जो पानी में ही उगाए जाते हैं, तो उन खेतों में लगातार पानी का रहना, जैसे धान के खेतों में लगातार पानी रहता है, तो उन खेतों में जब पानी है तो कुछ न कुछ पानी ज़मीन के नीचे बैठते जाता है, और वो पानी ज़मीन के नीचे एक मात्रा से बैठ जाता है। उस स्तर को ही जल स्तर कहते हैं, जिस लेवल तक पानी रहता है। जब आपके यहाँ कभी पंप लगाया जाता है, यानी चापाकल का बोरिंग किया जाता है, तो किसी के यहाँ 30 फीट पे पानी आता है, किसी के यहाँ 60 फीट पे, तो किसी के यहाँ 100 फीट पे। तो वो जल स्तर है, जिसके यहाँ जितना ज़्यादा जल स्तर है उसके यहाँ उतने कम में पानी मिल जाता है। खलासी ने सिर हिलाते हुए अपनी सहमति दी। बबलू, क्या जलस्तर सभी जगह समान होता है? यह प्रश्न मैडम ने किया। नहीं मैडम, जलस्तर की गहराई तो सभी जगह समान नहीं होती, उनकी सिर्फ ऊपरी सतह समान होती है। यह तो स्थान विशेष की मिट्टी, ऋतु या फिर जल के दोहन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। क्या होता है कि स्थान विशेष की मिट्टी, अगर मिट्टी बहुत ही सख्त मिट्टी है तो उसमें पानी जो है वो बहुत नीचे होगा। ऋतु यानी गर्मी के मौसम वाला क्षेत्र जो होता है, वहाँ पे पानी का जल स्तर यानी ज़मीन के अंदर पानी का जो स्तर है वो बहुत नीचे होता है। जल के दोहन, अगर आप किसान के क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पे फसलें उगाई जाती है, तो बोरिंग के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में पानी को निकाला जाता है। तो उस क्षेत्र का जब फसल में पानी देने का समय आता है तो उस समय उस क्षेत्र के जल स्तर में बहुत गिरावट आ जाती है, जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है। लेकिन बरसात के दिनों में जब खेती होती है, लेकिन बरसात का पानी, नहरों का पानी जब खेतों में रहता है तो उस क्षेत्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है और बहुत कम दूरी पर
कुएं में या फिर बोरिंग में आपको पानी मिल जाता है। सभी बच्चे बबलू की समझदारी पर दंग थे। बस तेजी से चली जा रही थी। मैडम ने कहा, बबलू की बात को मैं दिखलाती हूँ। वो कैसे? सबने एक साथ पूछा। बबलू ने जो जलस्तर के बारे में बताया कि जिस तरह से आप उसका उपयोग करते हैं उस तरह से जलस्तर होता है, तो वो अब मैडम करके बताएगी। उन्होंने जुबैदा से थर्मस मांगकर एक खाली बोतल में पानी भरा, फिर अपने पर्स से 3-4 स्ट्रॉ निकाली और बांटते हुए बोली, स्ट्रॉ को बोतल में डालकर पानी पीजिए। सबने स्ट्रॉ डाली और पानी पिया। धीरे धीरे बोतल में पानी घटता गया। मैडम कहने लगी, देखिए, बोतल में पहले पानी भरा था, जैसे जैसे हमने जल को पिया या उपयोग किया, जल घटता गया। ठीक इसी तरह से जब हम चापानल या बोरिंग, नलकूप, कुआं के जरिए धरती से जल निकालते हैं तो धरती के अंदर जल घटते जाती है। तो ये स्ट्रॉ क्या है? ये एक पतला सा प्लास्टिक का पाइप होता है। इसको बोतल में देके और उस बोतल को आप सोचिए कि वो पृथ्वी के अंदर का वो पानी है, और उस बोतल में स्ट्रॉ को डाल के और बच्चों ने उसको पीना शुरू किया तो उस बोतल में जितना पानी है वो निकलते जाएगा, तो पानी घटते जाएगा। ठीक उसी तरह पृथ्वी के अंदर जो पानी है उसको जब हम निकालते जाते हैं तो उसका जलस्तर नीचे जाते जाता है, यानी घटते जाता है। अंदर का जलस्तर घटता जाता है। अगर हम इसी तरह धरती के जल को निकालते रहे तो एक दिन जल का स्तर एकदम समाप्त हो जाएगा। जरा सोचो, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? सब चिंता में पड़ गए। शिल्पा बोली, मैडम, जलस्तर बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? है ना, हमें पानी की खेती करनी शुरू कर देनी चाहिए। सभी बच्चे आप देखिए बोल रहे हैं कि पानी की खेती कहकर खलासी ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बच्चे सोच में पड़ गए। मैडम ने क्या कहा? बच्चों ने पूछा कि पानी जलस्तर को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है? मैडम बोली, हाँ, तरीका है ना, पानी की खेती करना होगा। अब ये सुन के सभी बच्चों को हंसी आ गई कि पानी की खेती कैसे होगी? अभी तक तो हमने धान की खेती, गेहूं की खेती, आलू की खेती, मटर की खेती, टमाटर की खेती होते हुए मैंने देखा है, लेकिन ये पानी की खेती कैसे होगा? देखते हैं आगे क्या है। गुजरात से सीख। अब ये जो गुजरात एक राज्य है, जिस तरह हमारा बिहार एक राज्य है उसी तरह गुजरात भी एक राज्य है। गुजरात का कठियावाड़ क्षेत्र एक शुष्क प्रदेश है जहां बहुत कम या ना के बराबर फसलें होती हैं। यहाँ राजेंद्र सिंह द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से छोटे छोटे नालों पर बिना खर्च के स्थानीय रेत और मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाए, जिससे न केवल सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ बल्कि इससे जल जमीन के नीचे रिस कर गया। इससे भूमिगत जल स्तर भी बढ़ा। इसी के कारण आज उस क्षेत्र में भरपूर फसलें पैदा हो रही हैं। श्री राजेंद्र सिंह के इसी प्रयास के कारण उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया? राजेंद्र सिंह को दिया गया। किस लिए दिया गया? शुष्क प्रदेश में, जहाँ पे कि बहुत सूखा प्रदेश था, वहाँ पे छोटे छोटे बांधों को बना के, नालों में छोटे छोटे बांधों को बना के बरसात के पानी को रोक के और फसलों को उगाने का प्रयास करना, और फिर उन पानियों को जब ज़मीन पे रोका गया तो पानी रिस के ज़मीन के अंदर गया, जिससे ज़मीन का जल स्तर भी सही हो गया और इससे वहाँ पे पेड़ पौधे भी सही से उग पाए। तो इस सराहनीय कार्य के लिए उनको क्या पुरस्कार दिया गया? मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। हाँ, इस तरह के प्रयास को ही वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, हम लोग फसल का हार्वेस्टिंग करते हैं यानी कटाई करते हैं, और ये क्या है? पानी का हार्वेस्टिंग है, मतलब उसको उगाते हैं। पानी को उगाने की बात हो गई। कैसे उगाए? कि बरसात के पानी को हमने खेतों में रोका, बांधों में रोका, और वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर गया और ज़मीन का स्तर, ज़मीन में जल का स्तर जो है वो ऊंचा हो गया। ऐसा होता है और तब तो सबको करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बरसात के जल को छोटे तकनीक से रोक लेना और उसे पुनः धरती के अंदर भेज देना
बरसात का पानी छतों से गिरकर नालियों, सड़कों, खेतों से होता हुआ नदियों तक और फिर नदियों से समुंदर तक जाते हैं। समुंदर में मिलकर यह मीठा जल खारा हो जाता है। हमें बरसात के पानी को नालियों में ना जाने देकर अपने घरों के आसपास धरती में गड्ढे बनाकर रोक लेना चाहिए। ये जल धीरे धीरे पुनः धरती में समा जाएंगे। क्या कहा कि जो बरसात का पानी हमारे छत पे आता है वो छत से नीचे पाइप के द्वारा आके और नालों में बह जाता है और नालों से होके नदियों में और नदियों से होके समुद्र में चला जाता है। अगर हम अपने छत के उस पानी को, बरसात के पानी को नालों के द्वारा एक गड्ढे में भर दें और फिर धीरे धीरे वो पानी ज़मीन में समा जाएगा तो ज़मीन के अंदर का जो जलस्तर है वो बढ़ जाएगा। हम भी करेंगे। सभी एक साथ जोर से बोले शाबाश। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। इस बार शिल्पा बोली, पूछो। मैडम ने कहा, समुद्र का पानी खारा क्यों हो जाता है? मैडम कहने लगी, बरसात का पानी जब तालाबों, खेतों से होता हुआ नदियों में बहता है तो अपने साथ मिट्टी, बालू, पत्थर और खनिज व लवणों को बहा लेती है। फिर यही पानी समुद्र में जा मिलता है। लगातार वाष्पीकरण के कारण जल तो भाप बनकर उड़ ही जाता है, जबकि लवण भारी होने के कारण वहीं जम जाता है। आज समुद्र के जल में औसतन 1 किलोग्राम जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुली हुई है। इसलिए समुद्र का पानी नमकीन हो जाता है। समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी बारिश होती है वो बारिश का जो पानी है वो नालों से नदियों में, नदियों से फिर जाके समुद्र में मिलता है। इस क्रम में वो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी, बहुत सारे बालू और बहुत सारे सड़े गले चीज़ को भी लेके वो चला जाता है। और जब समुद्र के पानी में सूर्य का ताप पड़ता है तो वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। लेकिन उस पानी में जो लवण है, ये जो मिट्टी, बालू, ये वो सब मिलके जो उसमें जाता है वो तो उसके साथ नहीं उड़ पाता है, तो उसकी मात्रा वहाँ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस वजह से समुद्र के जल का पानी खारा है और उसमें जब ये जल जाके मिलता है तो ये भी उसके साथ खारा हो जाता है। जैसे आप अपने चापाकल के 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें तो पूरा पानी नमक नमक सा हो गया, ठीक उसी तरह ये हो जाता है। समुद्र का पानी खारा होता है। अब बच्चे समझ रहे थे कि समुद्र के जल का स्वाद नमकीन क्यों हो जाता है। मुकेश बोला, मैडम बरसात का जल जब मुंह में लेता हूँ तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। मैडम बोली, हाँ यही तो शुद्ध जल है। सभी बच्चे आपस में बात करने लगे कि सचमुच जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या हम सब भी ऐसा करेंगे? घर लौटकर अखबार में छपे विज्ञापन को पढ़कर मीना पापा के पास गई और पूछा, पापा झील क्या होता है? विज्ञापन जो छपा था पेपर में उसको पढ़ के मीना ने अपने पापा से पूछा कि झील क्या होता है। पापा मुस्कुराए और बबलू को आवाज़ दिया। बबलू हाजिर हो गया। पापा ने दोनों बच्चों को बैठाया और टेलीविज़न के साथ जुड़े डीवीडी में एक सीडी डालकर रिमोट दबा दी। टीवी पर दृश्य उभरने लगे। दोनों बच्चे ध्यान से देखने लगे। बहुत दूर तक पानी शांत होकर फैला हुआ था। इक्का दुक्का नावें चल रही थी। सामने वाली छोर पर एक सड़क नजर आ रही थी। झील के पहले छोर पर कुछ गुमटी नुमा दुकानें थीं। कुछ लोग खड़े थे। पापा ने कहा, देखो यह दूर तक फैला शांत जल से भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र होता है, यही झील कहलाता है। यह जल का एक बड़ा स्रोत है। जानते हो इस झील का क्या नाम है? पापा ने पूछा। जी, मीना बोली। अच्छा तो बताओ। यह नैनो झील है। पापा चौंके। तुमने कैसे जाना? अब देखिए, अब इस झील के बारे में जानते हैं। हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा है कि पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक बल होता है, आंतरिक बल के कारण पृथ्वी में जो प्लेटें होती है वो एक दूसरे से के साथ चलती रहती हैं और कभी कभी आपस में टकराती हैं और एक दूसरे पर
चढ़ जाती हैं। तो जब वो चढ़ जाती हैं तो या तो किसी जगह का भाग ज़मीन उठ जाता है या फिर कोई सा जगह नीचे दब जाता है। तो या तो चारों साइड का ज़मीन अगर ऊपर उठ गया तो बीच का जो बड़ा सा भाग दब गया उसमें पानी भर जाता है और उसी को हम झील कहते हैं। या फिर बहुत बड़ा सा भाग दबाव के कारण उठ गया और बीच का भाग दब गया तो उसमें जो पानी भर गया। या फिर समुद्र में कभी कभी प्लेटों के घर्षण के कारण कुछ ऐसे भाग होते हैं जो इस तरह से चारों साइड से उठ जाएंगे कि बीच का भाग खाली रह गया और चारों साइड का भाग ऊपर हो गया, तो उसमें से झीलों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह के बड़े जलाशयों को ही झील कहते हैं। अभी अभी तो अखबार में पढ़ा है। पापा हंसने लगे। बबलू पूछ बैठा, आप क्यों हंस रहे हैं? पापा हंसते हुए बोला, मीना का जवाब ठीक है, लेकिन अपने देश में कई और भी झीलें हैं, जैसे बूलर झील, पिछौला झील, लूनर झील, कोलेरू झील, फतेह सागर झील, सांभर झील, डल झील। बच्चों ने पूछा, क्या बिहार में भी कोई झील है? पापा बोले, हाँ, बाकर झील बेगूसराय, बरैला झील लखीसराय। लेकिन पापा, मुंबई में भी तो झील है। नहीं बेटा, मुंबई में तो सागर है, अरब सागर। पापा, फिर ये क्या है? उसने अखबार में छपे एक समाचार की ओर इशारा किया जिसमें लिखा था हिंद महासागर, प्रशांत हिंद महासागर। अब इस जगह क्या लिखा है ये हमें प्रिंट नहीं दिख रहा है। तो क्या है झील, क्या क्या है, कहाँ कहाँ झील है, ये तो आपने देख लिया होगा। अब आगे देखते हैं कि अच्छा, मैं समझ गया, आप लोग सागर और महासागर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ पापा, इन सागरों का जल नमकीन होता है ना? पापा बोले, बिल्कुल। देखिए, पृथ्वी के बड़े भूभाग को अथाह जलराशि ने घेर रखा है। इससे पहले मैंने आपको संसार का जो वो मैप दिखाया था उसमें ये बताया था कि वो वाइट वाला भाग जो है वो पृथ्वी है और उसके बाद का वो जो नीला वाला भाग है वो क्या था? हमारा जल का भाग था। इसका जल हमेशा गतिमान रहता है जो प्रायः महाद्वीपों को अलग करता है, महासागर कहलाता है। क्या होता है? इसका जल हमेशा गतिमान होता है जो प्रायः महाद्वीपों को अलग करता है, महासागर कहलाता है। महासागरों के एक भाग को सागर कहते हैं जो प्रायः किसी अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागर से नहीं मिलता है। जब समुद्र सतह पर हवाएं चलती है तो हलचल से तरंगें उत्पन्न होती है। हवाएं जल को ढकेलती है, इससे जल ऊपर नीचे होने लगता है, जिसे लहरें कहते हैं। एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है और इस तरह जल को धक्का देकर तह तक पहुंचाती है। यही कारण है कि सागरों महासागरों का जल हमेशा गतिमान होता है। क्या होता है? महासागर या सागर में जो जल हैं उनके साथ जब हवाएं टकराती हैं, हवा जब जल के सतह को धकेलती है तो जल अपने जगह से हिलती है और वो एक दूसरे को धक्का देती है। और ये इतने बड़े क्षेत्र में फैला होता है कि एक के बाद एक दूसरे को धक्का देते हुए और हवाएं उस पर बार बार धक्का देती हैं, जिससे बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और वो आके किनारे से टकराती है। पापा, याद है पुरी के समुद्र तट पर किस तरह नहाते समय हमारे चप्पल लहरों में गुम हो गए थे और फिर वापस मिल गए थे? हाँ, समुद्री लहरों के साथ यह बहुत ही मनोरंजक होता है। वे किसी वस्तु को ले जाती है फिर लहरों के साथ उस तट पर वापस कर देती है। क्या होता है कि समुद्र में जब लहरें आती है तो वो आपके तट को छूते हुए बहुत दूर तक जाती है और फिर वापस चली जाती है। जाते समय उनको जो कुछ भी मिलता है वो अपने साथ बहा ले जाते हैं, लेकिन फिर वापस फिर लहरों के साथ उन चीज़ों को फिर से आपको वापस उसी जगह फिर लेके आती है और फिर वो लेके जाती है। अगर आप ऐसे में उसको पकड़ पाते हैं तो आपके पास रह जाएगा, नहीं तो फिर वो जाते रहेगा और आते रहेगा। हाँ पापा, ऐसा लहरों के कारण ही होता है। क्या तुम लोग कुछ सागरों के नाम बता सकते हो? बबलू बोला, हाँ, अरब सागर,
अंटार्कटिक सागर, काला सागर, लाल सागर। शाबाश, पापा ने बबलू की पीठ थपथपाई। मीना बोली, मैंने तो महासागरों के नाम भी सुन रखे हैं, बताओ। हाँ हाँ बताओ, पापा बोले। तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अब बस भी करो, मुझे ऑफिस जाना है, तुम लोगों को भी स्कूल जाने का समय हो रहा है, पापा ने कहा। दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने लगे। मीना और बबलू आज बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने सागरों और महासागरों के बारे में पापा ने ढेर सारी बातें बताई थी। दोनों स्कूल पहुंचे। कक्षा शुरू होने में देर थी। बबलू ने दोस्तों को सागरों की लहरों के बारे में बताने लगे। बबलू की बातें सुनकर मुकेश बोला, सागरों में उठने वाले ज्वार भाटा के बारे में कुछ बताओ ना। ज्वार भाटा? अब तो सब चुप। सबने फैसला किया कि भूगोल की कक्षा में यह बात रखी जाए। लंच के बाद भूगोल की कक्षा थी। सबने मैडम के सामने यही प्रश्न रखा। मैडम बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, वर्षों पहले एक फिल्म आई थी ज्वार भाटा, पहले उसकी कहानी सुना देती हूँ। सब बच्चे ध्यानमग्न होकर बैठ गए। जब ये कहानी बच्चों ने अपने पापा के साथ सुना तो बच्चे आपस में जब स्कूल आए तो उन्होंने एक दूसरे के साथ बात किया और बात करने के दरमियान ये बात हुई कि ये ज्वार भाटा क्या होता है, और आपको भी जानना ज़रूरी है कि ये ज्वार भाटा क्या होता है। तो जब समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी से धरातल की ओर आती हैं तो उसको ज्वार कहते हैं, और जब वो वापस जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैडम एक कहानी सुना रही है। क्या कहानी है? मैडम ने कहना शुरू किया, ज्वार भाटा फिल्म में हीरो दिन भर खूब मेहनत करके पैसे कमाता और शाम होते ही उसके पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते थे। वह अमीरों की तरह खर्च करता, सुबह तक उसके पैसे खर्च हो जाते और फिर गरीबों की तरह हो जाता। मतलब शाम में अमीर, सुबह में गरीब। ठीक ऐसा ही समुद्र के ज्वार भाटा का हाल है। समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। क्या होता है कि समुद्र की लहरें जो है वो बहुत अधिक ऊंची होके और अपने किनारे में बहुत दूर तक चली आती हैं तो उसको क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और जब लहरें अपने न्यूनतम स्तर पर आकर तट से पीछे जाने लगती है तो उसे भाटा कहते हैं। जब वो लहरें वापस जाने लगती हैं और बहुत दूर तक समुद्र में पीछे चली जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए क्या कारण होता है? लेकिन लहरों को ऐसी ऊंचाई तक उठाना और फिर पीछे तक हटाना क्यों होता है, ये बबलू ने पूछ लिया कि लहरें इतनी ऊंची क्यों उठती हैं और फिर उठ के वापस क्यों चली जाती हैं। ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यही ज्वार है, और उतरता है तो उसे भाटा कहते हैं। ऐसा समुद्र में हर स्थान पर लगभग 24 घंटे में 2 बार चढ़ाव उतार होता है। क्या होता है? समुद्र में ज्वार भाटा का आना 24 घंटे में 2 बार हर एक जगह समुद्र में होता है। मैडम, जब ज्वार आते होंगे तो समुद्र के अंदर की ढेर सारी मछलियां भी तट पर आ जाती होंगी, बच्चे ने पूछा। सीमा ने प्रश्न किया। ये सीमा ने प्रश्न किया कि जब ज्वार आता है यानी जब लहरें आती हैं तो उसके साथ तो समुद्र के मछलियां भी आती होंगी। बिल्कुल, मछलियों के अलावा सीप, घोंघे, मिट्टियाँ, बालू सभी तट पर आ जाती हैं। लेकिन ज्वार के समय समुद्र की लहरें तट के किनारे के कई नौकाएं भी खींचकर अंदर तक ले जाती हैं, जिससे जान माल की भी हानि होती है। बाप रे, तब तो मैं समुद्र किनारे नहीं जाऊंगी, मीना डरते हुए बोली। क्यों डरी? क्योंकि ये जो ज्वार आते हैं वो इतने बड़े मात्रा में आते हैं, इतने अधिक पानी के साथ आते हैं कि अपने साथ नौकाएं जो किनारों पे लगी होती हैं, अगर वो सही से बंधा हुआ नहीं हो तो उनको भी अपने साथ खींच के लेके चली जाती है। जान माल का नुकसान होता है। अगर आप समुद्र किनारे गए हैं और ज्वार आ गया और आप सतर्क नहीं हैं तो आप उस ज्वार में डूब जाएंगे और वो भाटा जो वापस जाएगा उसमें आप बह के समुद्र में चले जाएंगे और फिर हो सकता है आपकी जान चली जाए।
तो सीमा इससे डर गई। नहीं नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है, सावधानी रखने की बात है। इसमें क्या है, डरने की बात नहीं है, सावधानी रखने की बात है कि जब उस तरह का ज्वार आ रहा हो उस समय समुद्र किनारे से दूर रहने का है। मैडम ने सीमा का हौसला बढ़ाया। हाँ मैडम, सभी जोर से बोले। हम समुद्र तट पर जाएंगे, बालू में खेलेंगे, लहरों पर गेंद फेंकेंगे। तो आज का ये चैप्टर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने स्तर से आपको एक्सप्लेन कर पाया। इसके बावजूद भी अगर कुछ आपको कन्फ्यूज़न रह जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करेंगे। और अगर आप इस 7 क्लास का बिहार बोर्ड का इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप इसको YouTube के सर्च बार में सर्च करेंगे तो हमारे इस चैनल पर चले जाएंगे और वहाँ से आप ट्रांसलेशन, ग्रामर और इस 7 क्लास का इंग्लिश भी पढ़ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।